नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जो हमने फिलहाल अभी उत्तराखंड के मिक्स टेस्ट और आपका जीएस में ज्योग्राफी को चला रखा है। तो हम दो तीन तीन दिन करके अलग अलग सब्जेक्ट लाते हैं। 3 पार्ट ज्योग्राफी के पहले करा चुका हूँ, ये आज 4वां पार्ट होने वाला है। तो आज सबको आप एक कार्य करना है, आप ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को। आज आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको आज सेट आप सोल्व करेंगे। तो आप ऐसे ही करते होंगे ज्योग्राफी को सोल्व, जैसे मैं लगाता हूँ और आप मन में लगा लेते होंगे हमें तो बहुत सारे याद हैं। तो आप आज एक काम कीजिएगा, ये 34 क्वेश्चन है। सबसे पहले 34 नंबर अपने लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन अगला बढ़ाता चलूँ तो आपको वीडियो पॉज करके आंसर सही लिख लेना है। उसके बाद आप काउंट करके देखिएगा माइनस मार्किंग करके कि आपके 34 से कितने नंबर बने। और जिसके 30 नंबर बन रहे हैं ना माइनस मार्किंग करके, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मेरे ईमानदारी से 30 नंबर बने हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, जब हम टेस्ट को सोल्व करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उन चीज़ों को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तक आपके, क्योंकि ये सेट बहुत नॉर्मल तरीके का है या कह दूँ मैं ईजी लेवल का है, तो जब तक आपके 34 में से 30 नंबर ना बने तो समझिएगा आपको कड़ी से कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ अधिकांश छात्रों के 34 में से इतना ही स्कोर आएगा, आपका 25 या 26 के समथिंग। तो आपके 26 नंबर आ रहे तो समझिएगा 8 क्वेश्चन आपको याद नहीं है, तो उन 8 क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। और जब आप 30 सेट कर लोगे तो इस हिसाब से आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि नवीनतम होंगे आपके लिए, क्योंकि वो आपको याद नहीं होंगे। और मैं मानता हूँ 250 में से 3 क्वेश्चन तो आपको, 3 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, और वही प्लस पॉइंट होता है किसी भी छात्र को सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये रिवीजन भी होता है इस सेट में। आपका रिवीजन तो है ही, सबसे बड़ी चीज़ एग्जाम में पास करने की क्या है, रिवीजन होना। अगर आपके बेसिक क्वेश्चन याद नहीं है और आप याद के क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे किसी भी एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ, समझिएगा अगर आपका उत्तराखंड के ही अगर 40 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 40 में से आपके मान के चलिएगा 27 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन आपको बेसिक होंगे, जिसे पढ़ने वाला छात्र जो होगा सीरियस से तैयारी कर रहा होगा वो सही करके आएगा। लेकिन आपने 27 में से 6 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप तो पहले से ही पिछड़ जाएंगे। उसके ऊपर जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन में आपके समझिएगा 8 क्वेश्चन हार्ड आए तो 2 से 3 क्वेश्चन याद होते हैं अधिकांश छात्रों को। उसके बाद आइडिया चलता है और आइडिया उसका सटीक बैठ जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उसके लिए 27 क्वेश्चन तो याद होने जरूरी है ना, तो इसलिए अच्छे से कीजिएगा। जो क्वेश्चन याद ना हो उसे नोट करते चलें और अपने नंबर आज कमेंट बॉक्स में सभी बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि अभी फिलहाल काफ़ी समय है। आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। चलेगा, आपका 3 मिनट का समय लिया। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो आपकी हिमालय श्रृंखला में हमारी स्थित है। और ये माउंट एवरेस्ट पर्वत हमारा किस देश में स्थित है, तो ये है हमारा नेपाल में। सागर माथा चोमोलंगमा के नाम से भी इसे जाना गया है। और अगर हम बात करें एवरेस्ट के बारे में, तो एवरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है, भारत के एक महासर्वेक्षक रहे थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो एवरेस्ट पे चढ़े वो तेंजिंग नोरगे एडमंड हिलेरी चले थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बनते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी पहली, तो बछेंद्री पाल जी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जिम व्हिटेकर नामक एक व्यक्ति थे, जो प्रथम अमरीकी थे या अमेरिका के थे चढ़ने वाले। क्वेश्चन एकदम बना है बड़े स्तर के कि प्रथम अमेरिकी जो एवरेस्ट पर्वत पे चढ़े थे, तो जिम व्हिटेकर उनका नाम था। अगर मैं बात करूं कि फूदोरजी जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, एक थे आपके टॉम व्हाइटेकर प्रथम विकलांग व्यक्ति थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ अन्य फैक्टर के बारे में, तो जूको तबई पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी दुनिया की। जूको तबई दुनिया की, बछेंद्री पाल जी हमारे भारत की। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो देखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी लगी बांग्लादेश के साथ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। सबसे कम जो लगती है अगर हम बात करें तो आपके अफगानिस्तान से लगती है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आप बताइएगा कितनी सीमा बांग्लादेश से टच होती है हमारे देश की। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया। तो देखिएगा भारत और अगर हम पाकिस्तान के बात करें तो निर्धारण की हम बात करें तो इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, जब भारत पाक बंटवारा हुआ। तो ये जो अब हमारा किया था तो सर रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था, और इस रेखा का नाम इसलिए रैडक्लिफ रेखा रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य ड्रूण रेखा का जब निर्धारण हुआ था उस समय ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन वर्तमान में ड्रूण रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो 3 तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है वो है हमारा त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हमारा निर्धारण था 1947 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा दो देशांतर मैं आपको पहले भी बता चुका था, ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं मिलती हैं, एक ये आपकी इस प्रकार की और आपकी इस प्रकार की। तो जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिनकी संख्या आपके 180 देखने को मिलेगी। उसके बाद में ये जो रेखाएं हैं हमारी, तो इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा, और इनकी संख्या आपको 360 देखने को मिलेगी। तो इन देशांतर रेखाओं के जो मध्य है ये वाला हिस्सा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी या भाग होगा उसे कहा जाएगा आपका गोरे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का संबंध हमारे एक प्रकार से ब्रह्मांड से है, और इसको जो दिया था वह जॉर्ज लेमेंत्रे या जॉर्ज लेमेंतेर आपको देखने को मिलेगा, इनके द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। तो भारत और चीन के बीच अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, किस आपकी विधि से हम पृथ्वी की आयु को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमारी यूरेनियम विधि या यूरेनियम पद्धति से हम ज्ञात करते हैं पृथ्वी की आयु। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जल की बहुत अधिक मात्रा है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आदम का पुल स्थित है, यानी कि किस किस के मध्य हमारा आदम का पुल है। तो आदम का पुल देखिएगा हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका के बारे में प्राचीन नाम सिलोन था आपका श्रीलंका का। पाकचल डमरू भी हम बात करें तो हमारे भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और जयवर्धनेपुरम कोट्टी और एक कोलंबो, 2 राजधानियां हैं आपकी श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि 2 तिथि ऐसी हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ए हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं। क्वेश्चन 12 है, 3 बीघा कॉरिडोर, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, विवाद है इस जगह पर। तो 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर हमारा भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, देखिएगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले थे इस प्रकार से, एक ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा ये वाला। तो उसके बाद में ये वाला भाग आपका बांग्लादेश का रूप बन गया और इसे कह दिया जाता है पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है 3 बीघा कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत व पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता वर्ष 1972 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1972 में ही हमारे देश में शेर परियोजना आई थी, ये भी आपको याद करके चल लेना है।
बाकी अगर मैं बात करूं तो आपका सिलोन से नाम लंका रखा गया था 1972 में श्रीलंका का। बाकी अनुच्छेद 72 की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का समाधान है आपका अनुच्छेद 72 या मैं कह दूं 72 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम चलिएगा थोड़ा यहाँ पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। 1965 में आपके ज्ञानपीठ अवार्ड चले याद रखिएगा। 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन भी हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की तो पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये क्या है, वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो वहाँ भी। तो पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है हमारे ज्वालामुखी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 15 है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कथन किसका था। तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तो यह हमारे कथन दिया था मुख्य रूप से कोपरनिकस जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 16 है झीलों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों का अध्ययन हमारा कहला जाता है लिम्नोलॉजी। कहीं कहीं आपको निम्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको लिम्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में तो पुरानी मिट्टी का मैदान क्या कहलाता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो आपका पुरानी मिट्टी का मैदान कहलाएगा बांगर और नई मिट्टी का मैदान कहलाएगा आपका खादर। याद आपको इस प्रकार से रखना है। देखिएगा बांगर जो सीमेंट होता है उसे एक बार कहीं जमा दो तो वो बहुत समय तक, पुराने समय तक वही जमा रहेगा, मजबूत होता है। तो पुरानी मिट्टी का मैदान क्या कहलाएगा, वांगर, और नवीन मिट्टी का मैदान क्या कहलाएगा, खादर। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हमारे अमरकंटक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, अमरकंटक। और आप से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इतनी जानकारी रखता हो, नॉलेज की, हम जो हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर होता है इससे हम लाइव वीडियो चला सकते हैं, लाइव क्विज हम कर सकते हैं, तो वो एक बार कॉन्टैक्ट कर ले। मेरा नंबर है, एक बार लिखिएगा 9627313767। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि लाइव क्लास आपके लिए लाई जाए इसी प्रकार के क्विज की, जहाँ आप डायरेक्टली जुड़ सके और अपने सुझाव भी रख सके और एक अच्छा इंटरेस्ट बन सके। अगर कोई ऐसा हो स्टूडेंट जो जानकारी रखता हो स्क्रीन रिकॉर्डर पे लाइव कैसे किया जाता है तो वो एक बार कॉन्टैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिएगा नवीन जड़ों मिट्टी को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है पुरानी को हम कहेंगे खादर और नवीन को, सॉरी, पुरानी को कहेंगे हम बांगर और नवीन को हम कहेंगे खादर। तो 19 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो देखिएगा जब हमारी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत क्षेत्र से निकलेगी, तो जब ये वहाँ से निकलती है तब इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं हमारे सांगपो। क्वेश्चन नंबर 21 है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है। तो देखिएगा लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या हमारी 36 हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पर्वत हमारा मेनली रूप से तमिलनाडु में, वैसे आपका कर्नाटका में भी इसका कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन मेन हमारा तमिलनाडु में बनता है और इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था 1986 में नीलगिरी आपकी पर्वतमाला को। तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है हमारी दोदा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में रहती है, कहाँ पे। तो ये हमारी स्थित है मेघालय में। तो मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को, तो यहीं पर हमारी स्थित है गारो रहती है, मुख्य रूप से गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है कपास की खेती हेतु उपयुक्त मिट्टी, यानी कि जो हम कपास की खेती करते हैं उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो सबसे अच्छी मिट्टी हमारी काली मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चरणोजम भी हमारा काली मिट्टी का ही नाम आपको देखने को मिलेगा, और महाराष्ट्र एरिया में काली मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। तो नीलगिरी अगर हम पहाड़ी की बात करें तो ये हमारा स्थित है तमिलनाडु में। मैंने आपको बताया मेनली हमारे तमिलनाडु में ही चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसे एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना गया है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार को हमारा एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भारत का पहला
स्थान जिसे कोरोना पूर्णतः कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, तो वो भी हमारा अंडमान निकोबार ही था। क्वेश्चन नंबर 27 है, तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, तो किस मौसम से तमिलनाडु राज्य में वर्षा होगी? तो ये हमारे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु राज्य में किस मानसून से वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसकी हमारी राजधानी है कावाराती। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारे भी हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावाराती। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है हमारे कोसी नदी को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हमारा कोसी नदी को। बाकी बिहार की राजधानी है पटना। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नाम से पटना को उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र से नाम पटना कर दिया शेरशाह सूरी जी ने। शेरशाह सूरी की मैं बात करूँ तो पहला बिहारी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, रुपये का सिक्का 178 ग्रेन का चलाया था शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया। अगर मैं रोड के बारे में बात करूँ तो सीमा सड़क संगठन जो 1960 में स्थापित हुआ था, जिसका कार्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में आपके सड़कों का निर्माण करना। सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पैसा कमाने वाला हीरो भी हमारे अक्षय कुमार जी रहे। मिशन मंगल आपका मिशन मंगल सॉरी एक क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से, हाँ अपने नाम से लगा स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन हमारा अक्षय कुमार जी का है, और स्वच्छ भारत अभियान आएगा हमारा अमिताभ बच्चन जी का। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, अक्षय कुमार जी की फिल्म आई थी मिशन मंगल, तो स्वच्छ भारत मिशन मिशन आ रहा है तो अक्षय कुमार। स्वच्छ भारत अभियान अमिताभ बच्चन जी का आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं और अन्य अगर थोड़े फैक्ट हम बना के चलें तो देखिएगा, पहली हमारी जो फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका कुछ उपनाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे जंपिंग मैन कहा जाता है जितेंद्र जी को, ये क्वेश्चन एग्जाम बन चुका है। उसके बाद मैं बात करूँ बिग बी या एंग्री यंग मैन के नाम से अमिताभ बच्चन को जाना गया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें थोड़ा सा कुछ अन्य फैक्टों के बारे में, तो हाल ही में एक फिल्म देखने को आपको मिली थी, मसूरी में वो फिल्म बन रही है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कश्मीर के पंडितों के ऊपर है। मसूरी में बन रही है कश्मीर फाइल्स। उसके जो डायरेक्टर हैं एग्जाम में बन सकते हैं तो विवेक अग्निहोत्री है, उसका नाम आप याद करके चल लें। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है? तो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह हमारा शुक्र आ जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही है। देखिए कारण ये है क्योंकि शुक्र पे सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए सबसे गर्म है। बाकी सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी बहन शुक्र को कहा गया है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका जो समानताएं रखता है हमारे पृथ्वी के समान। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो हाल ही में आपने भी सुना होगा कि जो हमारा शनि है, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। इससे हम अगर पहले की बात करें तो देखिएगा, इससे पहले बृहस्पति के कुल ग्रह उपग्रह होते थे 79, और ये पहले क्रम पे था। लेकिन कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उसके बाद में जानकारी मिली कि 82 उपग्रह हो चुके हैं आपके शनि के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा आ जाएगा? शनि। लेकिन अभी भी काफ़ी लंबे समय तक अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इसमें विवादास्पद रहेगा। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, हाल ही में वैज्ञानिकों की आई हुई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका शनि बनेगा 101%। बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे देख सकती हैं। अगर ऑप्शन में अगर आए इस प्रकार का क्वेश्चन और आपको शनि ऑप्शन में ना मिले तो आपको डायरेक्टली बृहस्पति को लगा देना है। क्वेश्चन 32 है, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो अगर मैं बात करूं बच्चों, हमारा ग्रह है बृहस्पति और मंगल, इन दोनों के मध्य हमारा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है? तो ये हमारा स्थित है किस
पर। तो ऑप्शन आपके सामने ही हमारे चंद्रमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी हो जाएगा। जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी जाती है चंद्रमा को, बाकी पृथ्वी का हमारे एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भोर का या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमारे शुक्र को भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।